हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को तो मैं सॉरी कहना चाहूंगा कि बहुत टाइम हो गया, मतलब कि 4-5 दिन हो गए कि मैं वीडियो नहीं ला सका आप लोगों के लिए, क्योंकि बच्चों थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब थी। अभी थोड़ा सा रिकवरी मोड पर आया हूँ, ऐसा बेहतर लग रहा था। तो आज वीडियो बनाने का मूड हुआ और बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, डर रहे थे कि सर जो है तो आप वीडियो बनाइए प्लीज, रिक्वेस्ट वगैरह कर रहे थे। बच्चों बेफिक्र रहिए, बेफिक्र है, जरा सा भी टेंशन लेना नहीं है। मैं यहां से अब ठीक है भाई, अभी रिकवरी तो होगी आप लोगों की दुआओं की वजह से, बहुत अच्छे से बढ़िया अपन वीडियो आप बनाएंगे, है ना। तो अब टेंशन जरा सा भी लेना नहीं है। जैसा कि आप लोगों के बोलने पर मैंने लेकर आया हूं आज, तो जो देखने वाले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फिजिक्स के पूरे 16 चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो डेफिनेशन देखेंगे, है ना। और हुआ तो मे बी इसी में से पेपर भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। बट डेफिनेशन तो बहुत सारे डेफिनेशन है, वो सारे के सारे भी पढ़ना है। लेकिन वक्त की नजाकत को देखे तो हमारे पास बहुत कम, 1 महीने से भी बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो अभी पहले प्रायोरिटी ये सारे डेफिनेशन को देंगे। ये होते तो इसके बाद अगर आप चाहो तो दूसरे भी पढ़ सकते, है ना। तो डोंट वरी, डरिए मत। और एक बात बताऊं आपको, बच्चे बहुत ज्यादा मैसेजेस वो कॉल कर रहे हैं कि सर जो है ना प्लीज कुछ कीजिए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। डोंट वरी, एक प्लान है कि 26 जनवरी से 15 दिन तक के कंटिन्यू 15 दिन जो है तो ऑनलाइन क्लास चलेंगी हमारी। और ऑनलाइन क्लास में रोज एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम, 15 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अब सर उसमें पढ़ेंगे क्या? भाई पूरा पढ़ना नहीं, ऑब्वियस सी बात है, अभी लास्ट मोमेंट पे हम पूरा तो नहीं पढ़ सकेंगे। लेकिन हाँ, जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो है ना वीडियो बनाए हुए, वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे बहुत ही लड्डू से मेथड से, है ना। बहुत ज्यादा डेंजर मेथड देखना नहीं है अभी अपने को कि भाई रेगुलर साल भर की बैच में जो मेथड देखते हैं वो नहीं, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है ना, ट्रिक से उसको सॉल्व करेंगे और बहुत सिंपलेस्ट वे में उसको जो है तो मेथड से उसको हम देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। एग्जाम भी जो है तो बहुत कम टाइम है, ठीक है, लेकिन टाइम गया नहीं, टाइम है अभी, है ना। तो मेहनत करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। देखिए भाई, इतना तो आप लोगों को करना है। 3 चीजें अगर फॉलो कर लेते हैं आप लोग, जैसा कि हमने 2 वीडियो अब तक क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, पहला है वाला टॉपिक्स के ऊपर, थ्योरेटिकल टॉपिक जो भी रहेंगे, डेरिवेशन थ्योरी वगैरह, उसके ऊपर उतना करना है। फिर प्लस में उसके बाद जो मैंने न्यूमेरिकल के ऊपर लाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, उतना कर लेना है बच्चों। और उसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इतना अगर ये 3 वीडियो को, 3 टॉपिक्स को, है ना, ये 3 चीजों को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपके जो है तो परसेंटेज 80+ आने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। और ये वीडियो तभी ज्यादा काम में आएगा जब तुम वो 2 वीडियोस को फॉलो करेंगे, वो 2 लेक्चर है उसको फॉलो करेंगे तो ये तीसरे में बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। ये इतनी चीजें करते हैं तो उम्मीद है कि भाई टॉपिक जो है तो मोस्ट क्या बोलेंगे उसको, ज्यादातर जो टॉपिक रहेंगे, मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो रहेंगे वो इसी से रिलेटेड आएंगे। देखिए रोटेशनल डायनामिक्स में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो सिंपल सी बात है भाई, अगर ये ना भी कहूं तो तुम लोगों तो पढ़ के जाएंगे और आ भी जाएगा इसको। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन, उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये पढ़ लेना है अभी, बहुत सिंपल सिंपल डेफिनेशन है। अच्छा, अब ऑब्वियस सी बात है, सर्कुलर मोशन हम पढ़ रहे तो उसमें 2 फोर्सेस रहते हैं। रहता सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कब एक्ट होता है बच्चों, सर्कुलर मोशन जब जब ऑब्जेक्ट एक्ट परफॉर्म करेगा तब तब उसके ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट करेंगे। एक है सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि सेंटर की तरफ लगेगा, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर रहेगा। और दोनों का फॉर्मूला जो है बच्चों mv²/r रहेगा। ये फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल सी बात है, बाकी कुछ इसमें खास बात है नहीं। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेशन याद रखेंगे। जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला क्या है हमारे पास, mr², रिंग के लिए। और डिस्क के लिए अगर बोलता है तो I = mr²/2। अब बहुत सारे स्फीयर के लिए वगैरह भी है, लेकिन सिंपल कम से कम आप लोग ने इसके डेफिनेशन याद रख दिए तो काम चल जाएगा। mr² फॉर्मूला लिखना है, और अगर तुम चाहो तो दूसरे भी इसके जो है तो डिटेल पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम एटलीस्ट इतना करना है रोटेशनल डायनेमिक्स से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है बच्चों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से। अक्सर 2 मार्क का क्वेश्चन यहां से आते रहता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से। और जो है ये सरफेस टेंशन, भाई सरफेस टेंशन सिंपल सा है, इसको बहुत ज्यादा अगर समझ में नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्या करेंगे अपन, इसको ये फॉर्मूला है, थोड़ी थोड़ी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसको थोड़ा सा ना टच करते हुए निकलेंगे अपन। वैसे तो ये टॉपिक बताना था लेकिन फिर भी सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे। टी से इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट लेंथ, इमेजिनरी लेंथ वगैरह नहीं की सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला याद रखना, सरफेस टेंशन इज नथिंग बट द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन एन इमेजिनरी लेंथ। भाई सिंपल यार, फोर्स पर यूनिट लेंथ भी अगर लिख देते तो मार्क्स मिल जाएंगे। अब उसके अक्सर उन्हें क्या बोलता है, एसआई यूनिट लिखो कहते हैं। सरफेस टेंशन भी सिंपल है, फोर्स की यूनिट हमारे पास है न्यूटन, डिवाइडेड बाय नीचू को क्या है, लेंथ है, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर, न्यूटन पर मीटर, कोई दिक्कत।
अब अगर उन्हें बोलता है इसके डायमेंशन, अक्सर देखो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से अक्सर डायमेंशन पूछता है, डायमेंशन बनाना आना चाहिए। अब अगर वो भी बताऊं तो थोड़ा सा लेक्चर हमारा जो है ना लेंदी हो जाएगा। अब उसके बाद देखो सरफेस एनर्जी, वही दोनों में से एक क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा चांसेस है। सरफेस एनर्जी, ये इसको इंपॉर्टेंट रेस टू इंफिनिटी लिखना, भाई इसको छोड़ना ही नहीं है, एनी हाउ कंडीशन में करके जाना है इसको। देखिए सरफेस एनर्जी, अगर आप सरफेस टेंशन ये वाला चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो सिंपल सी बात है, द टोटल सरफेस एनर्जी इज नथिंग बट द टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट इन दी, है ना, सरफेस एरिया। तो सिंपल है, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला आएगा हमारे पास, सरफेस एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया। सिंपल है भाई, क्या खास बात इसमें बोलो। इसके ऐसा यूनिट क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब जूल डिवाइडेड बाय एरिया का मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर। अब इसके डायमेंशन वगैरह अगर पूछता है तो, है ना, डायमेंशन सिंपल है, आप लोगों को आ जाएंगे भाई। जूल के क्या है, M1 L2 T-2, फिर नीचे है L L2, वो जो भी है कर लीजिए, है ना, डायमेंशन वगैरह इसका अच्छे से कर लेंगे, ज्यादा बताएंगे तो टाइम ऑलरेडी जो है हमारे पास कम है। देखिए उसके बाद करना एंगल ऑफ कांटेक्ट, इसकी डेफिनेशन तुमने रट्टा मार के जाना है। कैपिलरिटी, द फिनोमेना ऑफ राइजिंग द वाटर इन द ट्यूब, है ना, कैपिलरी एक्शन पढ़े अपन ने, कैपिलरिटी पढ़े भाई, है ना। जब कभी भी हम क्या करते हैं, एक छोटी सी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब को वाटर के अंदर डीप करते हैं तो सम अमाउंट में जो है तो वाटर राइज होता है, फॉल होता है, मर्क्यूरी या तो फॉल होगा, वो जो भी बला बला सारी चीजें, सिंपल रट्टा मारना है इसको। क्या करना है भाई, रट्टा मारना, एनी हाउ कंडीशन, जैसा पढ़ते वैसा पढ़ो, समझ के पढ़ते समझ के पढ़ो। अब वो वक्त नहीं है, मैं जनरली बताता हूँ रट्टा मारना नहीं, अब ऑप्शन ही नहीं है तो रट्टा तो मारना पड़ेगा भाई। चलिए उसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 3, केटीजी एंड रेडिएशन। परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो अरे रे रे, 2 मार्क 3 मार्क 1 मार्क हर जगह आते रहती है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, या फिर इसको बोल सकता हूं फेरीज ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो गया, उसको अच्छे से करके जाना। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलेगा या फिर गुड ऑब्जर्वर बोलेगा, गुड ट्रांसमीटर बोलेगा, सारी की सारी चीजें पढ़ ले, है ना। बहुत सिंपल है, जैसा जितना लिखा हुआ उतना जरूरी नहीं, मैं एक्स्ट्रा चीजें भी बताते जा रहा हूँ, उसको भी नोट करे। हाँ भाई नमूने बुक निकाल, बुक में से लिखो ये, है ना, इतना ही नहीं पढ़ना है। जो बोल रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, मान लीजिए यहाँ 3 टॉपिक है और कुछ कुछ मेरे जहन में आ रहे, बोलते जा रहा, लिखते रहने का, है ना, लिखते रहने का, इधी चाले नहीं करने का, नालायक हूं, ठीक है। खैर अब देखो किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, हमारे सिलेबस में 2 किरचॉफ्स लॉ है, एक हीट रेडिएशन पर है और 2 किरचॉफ्स लॉ जो है वो है हमारे पास कहां पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक देखेंगे आगे, वो भी आने वाला है। तो किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन क्या बोलता, द कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ इमिशन, है ना, ये वाला पढ़ ले, इतनी डेफिनेशन, A इज इक्वल्स टू E, आते रहता है एग्जाम में, लिखते रहने का इसको। अब उसके बाद लास्ट में आप लोगों ने देखे होंगे हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, कितने बच्चों फॉर्मूले, 2 लॉस बोलेंगे उसको। एक है वीन अंकल ने दिया हुआ, किसके लिए, है ना, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्या था सर, वो सिंपल सा अंकल का फॉर्मूला था हमारे पास, दी वेवलेंथ सॉरी ठीक है ना, द मैक्सिमम वेवलेंथ is equals to B by T, सिंपल है। The wavelength, भाई ये सिंपल, इसकी स्टेटमेंट कैसे, the wavelength at which emissive power of the नहीं, हाँ, the wavelength at which emissive power of a black body is maximum is directly proportional to या फिर inversely proportional to T था, फिर B जो है तो स्टीफेंस कांस्टेंट है। सिंपल इसका फॉर्मूला याद रख देना है। अगर स्टेटमेंट याद नहीं भी आती, सिंपल फॉर्मूला लिख के आए, 2 मार्क के लिए पूछा तो फॉर्मूला के भी उन्हें जो है तो सिंपल आप लोगों को 1 मार्क्स दे सकता, फॉर्मूला देख के स्टेटमेंट समझ में आ जाती है। अच्छा अब ये जो है तो, अरे विन्स अंकल का नहीं है ये, सॉरी, ये है स्टेफेंस लॉ, हाँ ये तो बराबर, ये विन्स लॉ है, विन्स अंकल ने बताया गया ये वाला लॉ। और स्टेफेंस अंकल का जो लॉ है, स्टेफेंस लॉ, है ना, स्टेफेंस लॉ, ये स्टेफेंस लॉ, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। और ये जो हमारे स्टेफेंस अंकल ने जो इमेसिव पावर के लिए फॉर्मूला बताया था, वो सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर उन्हें बोलता है स्टीफेंस लॉ अगर पूछता है तो हम क्या लिखेंगे, द R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर। और यहाँ पर जो है तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वालिटी आती, इक्वालिटी के साथ जो है तो कांस्टेंट आता, तो R इज इक्वल्स टू सिग्मा T रेज़ टू द पावर 4। तो सिंपल इतना याद रखना है आप लोगों ने, है ना, क्या खास बात है इसमें, सिंपल है, बहुत ज्यादा बेसिक लेवल के, ये इतना अगर याद हो जाता है तो भाई कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 2 मार्क के क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखे जाए, देखो 2 मार्क के लिए और कई क्वेश्चन इसमें से 1 मार्क के लिए भी आ सकते हैं। 2 मार्क के कितने क्वेश्चन आएंगे, 12 क्वेश्चन देता उन्हें, सिर्फ 8 करो बोलता, 8 क्वेश्चन अगर बोला उन्हें, 8 क्वेश्चन यहां से अगर आ जाते हैं तो बच्चों 16 मार्क्स कवर होंगे आपके, कितने, 16। और जो है सिंपल सी बात है कि 1 मार्क के क्वेश्चन 8 आते हैं, है ना, 8 मार्क के लिए होता, उसमें से अगर आप लोग ना 4 भी कर ले तो भाई यहाँ से 20 मार्क्स कवर होते हैं, 20 मार्क्स कितने कवर होंगे,
20 मार्क्स। ये जो डेफिनेशन पे 20 मार्क्स डिपेंड करते, डेफिनेशन 1 मार्क के लिए भी डेफिनेशन पूछता रहता हूं उन्हें, तो 20 मार्क्स भाई, अगर इतना भी अगर हो जाता है तो बच्चा पास तो हो गया। 30 मार्क कॉलेज से मिले और जो है तो डेफिनेशन पढ़कर गए बहुत अच्छे से, ये 20 मार्क्स 50 मार्क्स, ओए होए होए 50 मार्क्स यूं ही हो गए 50 मार्क्स। अभी जो है तो अगर उतना अगर पढ़ के जाते हैं आप लोग, इसमें कम भी होते हैं है ना, 15 भी आते हैं इसमें से मान लेते हैं हमने 15 मार्क्स आए, डेफिनेशन में से कितने आए 15 मार्क्स। जो हमारा इंपॉर्टेंट जो पेपर दिया हुआ है देख ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें से मान लेते हैं कम से कम अगर मान लीजिए आए तो 25 मार्क्स का तो आना अनिवार्य। वर्स्ट केस की बात कर रहा है मैं, वो वाला केस जिसमें सबसे कम मार्क्स आएंगे, 25 मार्क्स वहां से आएंगे। न्यूमेरिकल देखे हमने, न्यूमेरिकल में से मान लेते हैं सिंपल सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क्स, कितने 15 15 30 और 25 कितने हो गए बच्चों 55। ये 55 और इंटरनल के 30, मुझे बोलो बच्चों 85, क्या बोला था मैंने 85 प्लस पक्का हो जाएगा अगर उतना करते हैं तो डेफिनेशन कर लेंगे, मिनिमम 80 प्लस तो आ ही जाएगा। अरे भाई और वर्स्ट कंडीशन अगर मान लेते हैं हमने इसमें कुछ गलत भी करके आते हैं तो 70 प्लस तो आना तय है। अभी से भी अगर कोई पढ़ रहा तो 70 प्लस आना तय है और आ जाएंगे, है ना। उम्मीद है ऐसे आप लोग पढ़ेंगे, मैं मेहनत करूंगा, आप भी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट आ जाएगा। खैर अभी ये थर्मोडायनेमिक्स से क्या पढ़ना है बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स चूंकि बड़ा चैप्टर है और वहां से डेफिनेशन भी बहुत ज्यादा खास आते नहीं है, तो खास आते नहीं मतलब कि भाई बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछता है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन इंटरनल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। अब उसकी डिटेल नहीं पढ़ना, डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ना है। पीवी डायग्राम करके जाए, 7 प्रोसेस है भाई, 7 प्रोसेस को अच्छे से कर जाओ, 3 मार्क का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा उससे, दो डेफिनेशन भी उससे आ सकती। तो पीवी डायग्राम करके जाएंगे सारे के सारे प्रोसेस की। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच्चों 3 लॉ है, एक जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ के 2 स्टेटमेंट, क्लैशियस स्टेटमेंट है और कैल्विन स्टेटमेंट, दोनों अच्छे से करके जाना है। फिर लास्ट में इसमें थोड़े से ज्यादा डेफिनेशन हो गए। ये देखो 7 प्रोसेस तो आपको एनी हाउ कंडीशन में करने चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स में 7 प्रोसेस एनी हाउ कंडीशन में करने हैं और 3 मार्क के लिए पूछ सकता है, 4 मार्क के लिए पूछ सकता है, और डेफिनेशन पूछा तो सिंपल 2 मार्क के लिए पूछेंगे। 7 प्रोसेस आपने करना है एनी हाउ कंडीशन में। अच्छा अब उसके बाद देखिए हमारे पास है ऑसिलेशन। भाई ऑसिलेशन से अक्सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन उन्हें पूछता नहीं, घुमाता तो नहीं छे उन्हें, सिंपल क्या था, बहुत बार का मसला है इसका कि लीनियर, ये बार बार एंड एम्पलीट्यूड क्यों आ रहा, ठीक है इसको कट करो, लीनियर एंड एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा हाँ यहाँ पे देखो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन करना है यहाँ पे क्या क्या करेंगे, पहले तो डेफिनेशन भी पढ़ देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नोट करना, करेक्ट करना है इसको, है ना। बुक कॉपी और पेन निकाल के बैठना है, अभी तक निकल गई होंगी उम्मीद है मुझे ऐसी, है ना। है तो अब देखिए लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, और बच्चों इसके जो है तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देना अभी भाई, इसकी जो है तो यहाँ पे शायद हमारा टाइपराइटर मिस कर दिया, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ linear simple harmonic मोशन, नहीं होता कभी कट, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और एक आएगा एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये दोनों की जो है तो सिंपल सी डेरिवेशन है ये, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन वो करके जाए तो बहुत आसानी से हो जाएगा। सेकंड पेंडुलम की डेफिनेशन पढ़ के जाना है। सेकंड पेंडुलम क्या है, द पेंडुलम व्हिच टाइम पीरियड हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड इज कॉल्ड एज सेकंड पेंडुलम, और उसकी जो है तो लेंथ कितनी रहेंगी, पेंडुलम की लेंथ जो रहेंगी 1 मीटर रहेंगी, है ना। ये थोड़ा सा अच्छे से करके जाना है आपको, ठीक है। यहाँ से तो बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, डेफिनेशन अक्सर यहाँ से आते रहते हैं और बहुत कम है। भाई सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, सुपर पोजिशन ऑफ वेव में बच्चों आप लोगों को पढ़ना है, एक तो प्रोग्रेसिव वेव पढ़ेंगे, सारे जितने भी टाइप के वेव है यहाँ पे वेव की डेफिनेशन पढ़ के जाना है। प्रोग्रेसिव वेव होगा उसके टाइप्स हो गए, है ना, लॉन्जिट्यूडनल वेव हो गया, ट्रांसवर्स वेव हो गया, सिंपल सी बात है। सुपर पोजिशन ऑफ वेव, इसमें जो है ना हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ये पढ़कर जाना है, अक्सर आते रहता है ये, है ना। और उसके बाद जो है तो स्टेशनरी वेव्स, भाई 2 है ये, एक प्रोग्रेसिव वेव, एक स्टेशनरी वेव, दोनों की डेफिनेशन करके जाएंगे। और जो है तो ऊपर जो नजर आ रहा है आप लोगों को क्या है भाई, सुपरपोजिशन ऑफ वेव का प्रिंसिपल देखेंगे। वेव ऑप्टिक्स में से देखो, वेव ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसमें से भी अगर 3 बेस्ट निकाला जाए तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन पढ़ के जाना है आपने, और उसमें रहता बच्चों कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन एंड स्फेरिकल वेव फ्रंट। मैं क्या बोला अभी, कॉपी और पेन निकाल के बैठना और ये सारी चीजें लिखना है। स्फेरिकल और प्लेन वेव फ्रंट की डेफिनेशन नहीं, उन्हें कंस्ट्रक्शन पूछेगा तो बच्चों कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन और स्फेरिकल वेव फ्रंट बहुत ही सिंपल और बहुत ही लड्डू बेसिक सा टॉपिक है, उसको करना है। फिर हमारा हाइजेंस अंकल, हाँ पूरा चैप्टर जो है तो हाइजेंस अंकल के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। हाइजेंस प्रिंसिपल हो गया बच्चों, पोलराइजेशन हो गया, और उसके बाद जो है तो डिफरेंट डायफ्रैक्शन और इसके टाइप्स, है ना, फ्रिजनल हाइपर डायफ्रैक्शन वगैरह, फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन,
फ्रिजनल डायफ्रैक्शन, ये सारे इसके टाइप्स पढ़ के जाएंगे। कुछ यहाँ से 4-5 डेफिनेशन होंगे, लेकिन जो है तो उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। खैर, अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बड़ा सा चैप्टर है, उसमें 2 मार्क के लिए डेरिवेशन भी पूछ सकता, कौन सी डेरिवेशन, अब ये डेफिनेशन है इसलिए यहाँ पे डेरिवेशन नहीं आई, लेकिन 2 मार्क के लिए डेरिवेशन भी आ सकती है। कौन सी डेरिवेशन आ सकती है सर? गॉस लॉ के एप्लीकेशन है बच्चों, है ना। एक है सिंपल सा लीनियर स्ट्रेट वायर है, उसकी वजह से किसी एक पॉइंट पे डेरिवेशन ड्राइव करो बोलता उन्हें, वो करेंगे। प्लेन शीट के लिए करेंगे और एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए। ये 3 डेरिवेशन बच्चों इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज उसके अलावा अगर डेफिनेशन देखा जाए तो हमारे पास है डाइलेक्ट्रिक, है ना। डाइलेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसमें 2 टाइप से डाइलेक्ट्रिक्स में बच्चों, एक पोलर और एक है नॉन पोलर। ये सारी चीजें करना है भाई, बहुत हलवा है ये। फिर कैपेसिटर, कैपेसिटेंस से पूरा चैप्टर अगर नहीं भी पढ़ा कोई बच्चा, सिर्फ कैपेसिटेंस से पूरा पढ़ कर गया तो सारे की सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। 3 मार्क के क्वेश्चन भी कैपेसिटेंस से आते, 2 के भाई ये पूरा चैप्टर 90% चांसेस है कि कैपेसिटेंस से ही आता है ना। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ के जाएंगे। क्या है फॉर्मूला हमारे पास? कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू Q बाय V। सिंपल सा फॉर्मूला है ये फॉर्मूला याद रहना आपको। और उसकी एसआई यूनिट अक्सर पूछता है, तो बच्चों एसआई यूनिट याद रखना। इसकी जो एसआई यूनिट आएंगी फैराड आएंगे। क्या आएंगी? फैराड। कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट फैराड रहेंगे। तो सिंपल से याद रखें, कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट फैराड रहेंगी और उसका फॉर्मूला है Q बाय V। डेफिनेशन पढ़ के जाना, द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस बोल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ना है सर? भाई किरचॉफ्स लॉ सर अभी आया था, हाँ वो रेडिएशन के लिए तो बच्चों केटीजी में जो पढ़े किरचॉफ्स रेडिएशन का लॉ बोलेंगे उसको। और यहाँ पे जो है किरचॉफ्स के 2 लॉ है, एक लॉ है बच्चों करंट का लॉ और एक है वोल्टेज लॉ। और यहाँ पे अक्सर 1 मार्क का क्वेश्चन यहां से पूछते रहता उन्हें कि भाई जो किरचॉफ करंट लॉ है या फिर जंक्शन लॉ भी बोलते हैं अपन, वो किस पर बेस्ड है, क्या कंजर्व्ड रहता है वहां पे? तो बच्चों वहां पे जो है तो चार्जेस कंजर्व्ड रहेंगे। और जो सेकंड लॉ जो है वोल्टेज लॉ जो है या फिर लूप लॉ भी कहा जाता है उसको, वो जो है तो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। सिंपल सी बात है, इसको रट्टा मार के जाना, ये आया तो ही करंट इलेक्ट्रिसिटी आता, अदरवाइज करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ में नहीं आता। इसका साइन कन्वेंशन के साथ पढ़ के जाना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट सिंपल वे K इज इक्वल्स टू V बाय L, है ना। कोई भी चीज अगर लेंथ के साथ डिस्टेंस के साथ ड्रॉप होती है तो उसको अपन ग्रेडियंट बोलेंगे ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। सिंपल सा फॉर्मूला इसका बच्चों। एमीटर, भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमीटर और वोल्टमीटर। डेफिनेशन भी पूछ सकता हूं, या फिर ये जो 2 क्वेश्चन है अक्सर आते रहते हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट एन गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, या फिर हाउ विल यू कन्वर्ट एन, अच्छा इसके बाद है, हाँ इसी में है ना भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी में है। अपने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना रहता, याद आ रही चीज है ना। और वोल्टमीटर को, गैल्वेनोमीटर को भी वोल्टमीटर में ही कन्वर्ट करना रहता। तो ये सिंपल 2 क्वेश्चन है लास्ट के। वोल्टेज डिवाइडर भी आ सकता पोटेंशियोमीटर को यूज करके। सिंपल इसके डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके जो 2 मार्क 3 मार्क की जो डिटेल है मैंने इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया हूं, तो खैर यहाँ पे अगर नहीं भी पढ़े सिंपल इसके डेफिनेशन पढ़ लिए तो काम चल जाता। खैर इसके आगे बढ़ेंगे हम। बायोट-सॉर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड इसके डेरिवेशन वगैरह प्रूफ करो बोल के अब तक नहीं पूछा, बहुत कम चांसेस है कि वो पूछेगा, लेकिन इसकी डेफिनेशन अक्सर पूछता है। डेफिनेशन क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। भाई सिंपल इसकी स्टेटमेंट या फिर कम से कम एटलीस्ट जितना फॉर्मूला भी लिख के आए तो 1 मार्क्स कंपलसरी मिल जाएगा यहाँ से। फिर उसके बाद बच्चों 2 ही लॉ है यहाँ पे, ज्यादातर नहीं है, ज्यादा लॉज है यहाँ पर। एक है बायोट-सॉर्ट्स लॉ और एक है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है तो सिंपल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू टोटल करंट म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। भी सिंपल इतना पढ़ के जाना है, 2 फॉर्मूले पढ़ के जाना है। और आगे भी इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आते रहते हैं। एम्पियर्स लॉ तो इंपॉर्टेंट रेस टू इंफिनिटी है, ये तीनों की तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेस टू इंफिनिटी म्हणजे काय? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा अब देखिए उसके बाद 2 टॉपिक है बेसिक से, एक है सोलेनॉइड एक है टोरॉइड। ये इसकी डेफिनेशन पढ़ के जाना है, बहुत बेसिक चीजें हैं ये। अच्छा डेरिवेशन भी बहुत बेसिक है, 2 मार्क के लिए पूछ सकता। भाई ये तो तय है, ये मैग्नेटिक मटेरियल से ये क्वेश्चन कंफर्म रहते है ना, लीक्ड क्वेश्चन रहते। भाई ये क्वेश्चन हर बार ये क्वेश्चन के बगैर पेपर बनता ही नहीं है ना, तो ये पेपर समझो कंफर्म में आना है। मैग्नेटाइजेशन, अब ये मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या है? सिंपल M इज इक्वल्स टू क्या है भाई? सिंपल है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये सिंपल सा याद रखना, कोई खास बात इसमें है नहीं। फिर हमारे पास मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करते H से, इट इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक
परमियाबिलिटी, है ना। सिंपल ये दो फॉर्मूले याद रखे। अब देखो इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तीसरा है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये ससेप्टिबिलिटी तो हर बार आता है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैग्नेटाइजेशन, ससेप्टिबिलिटी, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी आता है, गैरोमैग्नेटिक रेशियो भी आता है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप देखिए, ससेप्टिबिलिटी क्या है उसको रिप्रेजेंट करेंगे काय से, सिंपल हो जाएगा वो m बाय, मतलब मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सिंपल फॉर्मूला, क्या खास बात है भाई इसमें, खाली डेफिनेशन ऐसे लिखनी है, द मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज ससेप्टिबिलिटी। क्या खास बात है भाई इसमें, बहुत बेसिक चीज है बच्चों, इतना करना है, बहुत आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये लास्ट है गैरोमैग्नेटिक रेशियो, सिंपल पूरे पूरे रेशियो है। तो गैरोमैग्नेटिक रेशियो जो है बच्चों, गैरोमैग्नेटिक रेशियो इज इक्वल्स टू, सिंपल हमारे पास क्या है, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड एज गैरोमैग्नेटिक रेशियो। सिंपल है, इतना करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल से। डेफिनेशन हर बार भी कंपलसरी ये डेफिनेशन है, इसके अलावा उसके बाद डेफिनेशन है ही नहीं। अब ईएमआई में से, ईएमआई चूंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, यहां से आपको पढ़ना है फैराडेज लॉस। दो फैराडेज लॉ है, एक है क्वालिटेटिव लॉ और एक है क्वांटिटेटिव लॉ। दो लॉ भी पढ़ के जाना है फैराडेज के। और इसमें से पढ़ेंगे आप लोग सेल्फ इंडक्टेंस, त्याच्यानंतर आहे म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसका एसआई यूनिट याद रखना भाई, दोनों के भी जो एसआई यूनिट है वो क्या रहेंगे हमारे पास, हेनरी। हेनरी क्या रहेंगे भाई, हेनरी। अच्छा, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हमारे पास है एसी सर्किट से। एसी सर्किट से देखो इंडक्टिव, रेजिस्टिव, रिएक्टेंस। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, डेफिनेशन पढ़ के जाना है बच्चों। कौन से डेफिनेशन पढ़ेंगे बोले तो, ये अक्सर बहुत मर्तबा पूछता हूं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये रेजिस्टिव में तो रिएक्टेंस डायरेक्ट रेजिस्टेंस रहेगा वहां पर, सिंपल है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या आता है बच्चों, फॉर्मूला सिंपल, इंडक्टिव रिएक्टेंस को अपन एक्स सफिक्स में लगाते, एल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। ये हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला। डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछता हूं या फॉर्मूला भी पूछता हूं, या फिर पूछा तो न्यूमेरिकल भी पूछता है, जो कि सिंपल ये फॉर्मूला रखने से सोल्यूशन उसका आ जाएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, XC इज इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा C। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल चीज है ना। और जो है, और दोनों का भी यूनिट जो है तो ओहम ही आएगा, रिएक्टेंस है ना तो ओहम आएगा। और इसके साथ साथ बच्चों दो और डेफिनेशन तुम्हारे पास है, या फिर यहाँ पे हाँ फेजर डायग्राम भी पढ़ना लिखना है, जो बुक निकाले थे भी आपने उसमें लिखना है। फेजर डायग्राम पढ़ेंगे यहाँ से, यहाँ पे उतना लिखा हुआ नहीं है लेकिन यहाँ पे फेजर डायग्राम लिखेंगे एक आप। और उसके बाद जो है फेजर डायग्राम के बाद इंपिडेंस पढ़ेंगे, है ना, इंपिडेंस। और उसी के साथ साथ है एडमिटेंस, इंपिडेंस और एडमिटेंस, ये दो डेफिनेशन, ये दो तीन डेफिनेशन पढ़ लीजिए, इसी में से आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फेजर डायग्राम भी पढ़ना है, इंपिडेंस भी पढ़ना है और एडमिटेंस भी पढ़ना है। ओके, तो उसके बाद हमारे पास है डिवेल नेचर। डिवेल नेचर कंप्लीट चैप्टर का नाम डिवेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, है ना, ये वाला चैप्टर है हमारे पास, जो कि चैप्टर नंबर 15 है आई थिंक, 14 जो भी है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, डेफिनेशन पूरा कंप्लीट पढ़ना है। 3 मार्क के लिए भी अक्सर आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और अगर तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हो तो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक सेल सेम चीज है, सिमिलर चीज है, डायग्राम चेंज होगी, वर्किंग वगैरह सेम है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक सेल पढ़ेंगे, और ये वर्क फंक्शन में बहुत मर्तबा आता। ये वर्क फंक्शन से न्यूमेरिकल भी बहुत आसान, सिंपल हलवा न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ से। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, है ना, फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिखना। स्टॉपिंग पोटेंशियल है यहाँ पर, है ना। और जो है तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हो गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गया। इतना पढ़ के एग्जाम में हम जाएंगे, ये डेफिनेशन इतने तो करने ही है, और बहुत ज्यादा चांसेस है इसी में से पेपर आएगा। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई, हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम न्यूक्लियाई से क्या क्या पढ़ना है, ये जो है हमारे पास बोर्स पोस्टुलेट, इंपॉर्टेंट लिखना है इसको, इंपॉर्टेंट रेस टू इंफिनिटी लिख देना है इसको, कि जो बोर्स पोस्टुलेट है बहुत मर्तबा आता है, बहुत मर्तबा, 10 मर्तबा पेपर अगर पूछेगा तो उन्हें 8 मर्तबा बोर्स पोस्टुलेट आपको देखने मिलेगा। इसको छोड़ना नहीं है, गलती भाई एनी करनी, बहुत सिंपल है, 3 पोस्टुलेट है, 2 पढ़ के जाओ कम से कम, दोनों से काम चल जाएगा। और कई मर्तबा तो 3 भी पूछा उन्हें, 3 मार्क के लिए पूछा, राइट इन 3 पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल। अच्छा बहुत सिंपल है, वो सीरीज हमारे पास है, लेमन सीरीज पढ़ेंगे, बामर सीरीज पढ़ेंगे और पॉस्चन सीरीज पढ़ेंगे, ये 3 सीरीज पढ़ के जाएंगे भाई, बहुत हो गया। इतना पढ़कर जाते हैं तो बहुत सारा पेपर अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे आप लोग। सेमीकंडक्टर, देखो सेमीकंडक्टर में अगर आप देखेंगे बुक में तो बहुत ज्यादा अननेसेसरी चीजें हैं, लेकिन जनरली जो पेपर आता है वो कुछ कुछ हॉट टॉपिक है उसी पे से आता है। तो लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी, ये पढ़ेंगे आप लोग, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और इसके साथ आपने पढ़ना है जीनर डायोड, जीनर डायोड को भी अच्छे से पढ़ना है। और डेफिनेशन के लिए अगर देखा जाए तो जीनर डायोड भी पढ़ेंगे, लाइट इमिटिंग डायोड भी पढ़ेंगे, और जो है आप बच्चों लॉजिक गेट्स,
इस बार आने के चांसेस उसके ज्यादा है, क्योंकि पहले 1-2 साल में पूछा नहीं, लेकिन इस बार आने की उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। तो लॉजिक गेट्स अच्छे से करके जाएंगे। 2 मार्क के, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन भी आ सकता या 2 मार्क के लिए आ सकता। तो बच्चों यहाँ पर हमारी एक कंप्लीट पूरे के पूरे 16 चैप्टर के डेफिनेशन है। बच्चों मेहनत करते रहो, और ये बहुत खास बात नहीं, बहुत आसान सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। तैयारी करो, और हुआ तो ये सारे के सारे डेफिनेशन हम, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि हम लेक्चर्स लेने वाले, और वो जो कि लेक्चर रहेंगे ऑनलाइन लेक्चर रहेंगे। टाइम जो है तो 9 बजे से 10-11 बजे के बीच का रहेगा। टाइम मुझे आप कमेंट करके बताएं कि किस टाइम पे जो है तो ऑनलाइन लेक्चर्स स्टार्ट, जो कि 26 जनवरी से होने वाले हैं। तो मुझे टाइम बताएं कमेंट करके, और मुझे बताएं कि सर ऑनलाइन लेक्चर लेना है या नहीं लेना है ना। तो भाई आप बेफिक्र रहिए, अब मैं वीडियो कंटिन्यूअसली अपलोड करने की कोशिश करूंगा। कुछ कुछ चैप्टर के न्यूमेरिकल मेरा इरादा है, बच्चों के बहुत ज्यादा है ना मैसेजेस आ रहे हैं कि सर जो है तो कुछ कुछ चैप्टर जो बचे हुए हैं उसके ऊपर न्यूमेरिकल अपलोड कर दो। उस चैप्टर के 3-4 चैप्टर है जिसके ऊपर हम अपलोड करने के बाद, उसके न्यूमेरिकल अपलोड करने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे उसकी थ्योरी। और थ्योरी इतने सिंपलेस्ट वे में पढ़ाऊंगा बच्चों आप लोगों को, इससे ज्यादा सिंपलेस्ट और आसान मेथड से कहीं नहीं पढ़े होंगे। तो इतना अगर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह जो है तो पेपर बहुत आसान होगा। तो मेहनत करते रहो, मैं भी आप लोगों के लिए तैयार हूं, बेफिक्र रहिए, वीडियो आएंगे।